आज हम शिक्षण के अभिरुचि से प्रश्न या कह सकते हैं अध्यापन के कौशल, स्किल्स, टीचर्स का जो स्किल है, पढ़ाने का कौशल है, उसके लिए उसे कौन कौन से प्रश्नों का तैयार करना चाहिए, कौन से प्रश्न प्रभावशाली हैं, इन सब के बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, रुचि और अभिरुचि, जो भी अभिरुचि प्रश्न है, शिक्षण में अध्यापक के द्वारा जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनके कौन कौन से प्रकार हैं, कैसे कैसे प्रश्न होते हैं, आज हम उनके बारे में चर्चा करने वाले हैं। अध्याय का नाम है संस्कृत शिक्षण में अभिरुचि प्रश्न। टॉपिक की बात करें तो इस टॉपिक का नाम है संस्कृत शिक्षण में अभिरुचि प्रश्न। अभिरुचि यानी छात्रों की जिससे रुचि जागृत हो और छात्र कौन से प्रश्नों के माध्यम से उनमें रुचि उत्पन्न होती है। यहाँ इसे कह सकते हैं अध्यापन का जो कौशल है। टीचर या जो अध्यापक होता है उसके द्वारा कौशल कार्य, जो प्रश्नों का जो कार्य है कैसे हो। शिक्षक का मुख्य उद्देश्य अपने शिक्षण को प्रभावशाली बनाना है। कोई भी शिक्षक हो, कैसा भी शिक्षक हो, उसका महत्वपूर्ण यही उद्देश्य होता है कि अपने उस कार्य को कैसे उसको प्रभावशाली बनाया जाए, उसमें यदि कोई कमियां रह जाती है तो कमियों का सुधार कैसे किया जाए। इसके लिए शिक्षक अनेक प्रक्रियाओं के द्वारा अपने इस शिक्षण के कार्य को प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए यह आवश्यक है कि उसमें विशिष्ट कौशलों या अभिरुचि का विकास किया जाए। या तो इसमें क्या किया जाए, विशिष्ट कौशलों या अभिरुचि का क्या किया जाए, विकास किया जाए। देखिए, बात करें हैं संस्कृत शिक्षण के अभिकौशलों की, तो संस्कृत शिक्षण के जो भी अभिरुचि प्रश्न है या अध्यापन कौशल से संबंधित प्रश्न है, उन प्रश्नों की बात करें तो अध्यापक यहाँ क्या करता है, अपने शिक्षण को प्रभावित करने के लिए या प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक विशिष्ट कौशलों के माध्यम से उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करता है। ठीक है। एन एल गेज ने, एक विद्वान है, उन्होंने एन एल गेज ने 1968 में कहा कि शिक्षण कौशल या शिक्षण अभिरुचि वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। यह शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है। देखिए, विद्वान का नाम है एन एल गेज। एक विद्वान है जिनका नाम है एन एल गेज, और एन एल गेज ने 1968 में कहा कि शिक्षण कौशल या शिक्षण अभिरुचि वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है। शिक्षण कौशल या शिक्षण अभिरुचि वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिसे अध्यापक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। जिसे अध्यापक अपने कक्षा के जो शिक्षण का कार्य करता है, अध्यापन का कार्य शिक्षक जो करवाता है, उसमें उसका प्रयोग कर सकते हैं। यह शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है। यह जो शिक्षण का जो क्रम है वह विभिन्न प्रकार की क्रियाओं से क्या होता है, संबंधित होता है। संस्कृत में शिक्षण अभिरुचि के जो प्रश्न होते हैं उनकी हम बात करें तो शिक्षक का मुख्य उद्देश्य अपने शिक्षण को क्या करना होता है, प्रभावशाली बनाना होता है। प्रभावशाली शिक्षण के लिए वह यहाँ आवश्यक है कि उसमें विशिष्ट कौशलों या अभिरुचि का विकास किया जाए। विद्वान एन एल गेज 1968 ने कहा कि शिक्षण कौशल या शिक्षण अभिरुचि वह विशिष्ट अनुदेशन प्रक्रिया है जिससे अध्यापक अपने कक्षा शिक्षण में प्रयोग कर सकते हैं। यह शिक्षण क्रम की विभिन्न क्रियाओं से संबंधित होता है। यह जो शिक्षण का कार्य होता है विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं के माध्यम से होता है। देखिए, इसकी विशेषताओं की कुछ चर्चा कर लेते हैं। शिक्षण कौशल या शिक्षण अभिरुचि की विशेषताएं। इसकी विशेषताएं क्या क्या होती है। शिक्षण कौशल की विशेषताओं की बात करें तो शिक्षण कौशल प्रभावी शिक्षण में सहायक होते हैं। जो शिक्षण कौशल होते हैं प्रभावी शिक्षण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। कि हर एक अध्यापक यह सोचता है कि उसका जो शिक्षण है वो प्रभावशाली हो, तो प्रभावशाली शिक्षण करने के लिए शिक्षण कौशल प्रभावी शिक्षण में सहायक होते हैं। जो कौशल्स होते हैं शिक्षक के पढ़ाने के, वो उसके प्रभावी शिक्षक के कार्य में सहायक होते हैं। शिक्षण कौशल शिक्षण उद्देश्य की प्राप्ति में सहायक होते हैं।
ये शिक्षण के जो कौशल होते हैं उसके उद्देश्यों को प्राप्त करने में भी सहायक होते हैं। ठीक है, पहली बात, शिक्षण कौशल प्रभावी शिक्षण में सहायक होते हैं। दूसरा, शिक्षण कौशल शिक्षण उद्देश्यों की पूर्ति या उद्देश्यों की प्राप्ति में भी सहायक होते हैं। शिक्षण कौशल से शिक्षण प्रक्रिया सरल व बोधगम्य हो जाती है। शिक्षण कौशल से शिक्षण की जो प्रक्रिया होती है वह एक तो सरल होती है, वह बोधगम्य होती है। शिक्षण कौशल से शिक्षण की जो प्रक्रिया सरल व क्या होती है, बोधगम्य हो जाती है। शिक्षण कौशल शिक्षार्थियों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। जो शिक्षण के जो कौशल हैं वो जो विद्यार्थी होते हैं या जो शिक्षार्थी होते हैं उन शिक्षार्थियों को सीखने में सहायता प्रदान करता है। शिक्षण कौशल या शिक्षण अभिरुचि की विशेषताओं की एक बार फिर से मैं बात करूं तो शिक्षण का जो कौशल होता है वह शिक्षण कौशल प्रभावी शिक्षण में सहायक होते हैं। एक तो किस में सहायक होते हैं, प्रभावी कौशल में सहायक होते हैं। दूसरे, शिक्षण के जो कौशल हैं शिक्षण के उद्देश्य की पूर्ति में ही सहायक होते हैं। शिक्षक का जो उद्देश्य होता है, जिस लक्ष्य तक शिक्षक पहुंचना चाहता है कि अपना उसका जो शिक्षण का जो तरीका है, जो शिक्षण का कार्य करवा रहा है वह प्रभावशाली हो, इसके लिए वह शिक्षक क्या करता है कि उसके उद्देश्य यानी जो उसके लक्ष्य हैं उन लक्ष्य को प्राप्त करने की जो उसकी चाह होती है, प्रभावशाली शिक्षण करने के लिए उस लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। और ये जो उद्देश्य होते हैं, शिक्षक कौशल होते हैं, वह उनकी सहायता करते हैं। शिक्षण कौशल से जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, पढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है, एक तो सरल होती है और एक बोधगम्य होती है। शिक्षण कौशल शिक्षार्थियों को सीखने में सहायता प्रदान करता है और एक यह क्या करता है, जो छात्र होते हैं और सीखने वाले विद्यार्थी होते हैं उनके लिए सहायता प्रदान करता है। अब हम बात करें वो प्रश्नों की कि कौन कौन से प्रकार के प्रश्न होते हैं जिनके प्रकार से छात्रों की रुचि जागृत होती है और उनका जो शिक्षण का कार्य है वह सरल व बोधगम्य होता जाता है। इन्हें हम अध्यापन कौशल भी कह सकते हैं कि अध्यापन के या पढ़ाने के लिए जिन कौशलों का सहारा लिया जाता है, या इनको हम कहते हैं अभिशिक्षण के भी कह सकते हैं कौशल, या रुचि प्रश्न भी कह सकते हैं। उन प्रश्नों की बात करें कि कौन कौन से प्रकार के प्रश्न के माध्यम से अध्यापक का जो शिक्षण कार्य होता है वह सरल व बोधगम्य होता है। अब उनको हम प्रारंभ करते हैं, जिनमें से एक है प्रस्तावना प्रश्न। इनको कौशल कहते हैं, अध्यापन कौशल कहें या अभिरुचि प्रश्न भी कहें। इन्हें हम कह सकते हैं अभिरुचि प्रश्न। यानी अध्यापन के शिक्षण के कार्य को संपन्न करने के लिए जिस प्रकार के प्रश्नों को अध्यापक प्रयोग में लेता है उसे हम कहते हैं अभिरुचि प्रश्न। क्या कहते हैं? अभिरुचि प्रश्न। यानी शिक्षक अपने शिक्षण कार्य के लिए जिन कौशल का प्रयोग करते हुए कार्य को संपन्न करने का प्रयास करता है, प्रभावशाली बनाने का प्रयास करता है, उसके लिए वह जिन प्रश्नों का प्रयोग करता है वह प्रश्न क्या कहलाते हैं? अभिरुचि प्रश्न कहलाता है। कौन से प्रश्न कहलाते हैं? अभिरुचि प्रश्न। और उन अभिरुचि प्रश्नों की बात करें तो पहला प्रश्न का प्रकार है प्रस्तावना प्रश्न। किसी भी शिक्षण कार्य को संपन्न करने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वह होता है प्रस्तावना प्रश्न। कौन सा होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस प्रश्न का नाम क्या है? प्रस्तावना प्रश्न। प्रश्न का नाम क्या है भाई? प्रस्तावना प्रश्न। इस प्रस्तावना प्रश्न के उद्देश्य की बात करें तो उसका उद्देश्य है पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना। प्रस्तावना प्रश्नों का मुख्य उद्देश्य क्या है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना, कि छात्रों को पूर्व ज्ञान का कितना ज्ञान है। यानी जो अध्यापन करवाने वाला कार्य किया जाता है उससे पहले अध्यापक छात्र के बारे में यह जांचता है कि उस छात्र को इस विषय के बारे में पहले से कितना ज्ञान है। उसका जितना स्तर होता है उस स्तर से आगे बढ़ने के लिए अध्यापक उस छात्र को वहां से उसके अध्यापन के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अध्यापक प्रस्तावना प्रश्न पूछता है। क्या पूछता है भाई? प्रस्तावना प्रश्न। देखिए उद्देश्य प्रस्तावना प्रश्न की बात करें तो पूर्व ज्ञान का परीक्षण होता है। यहां पर क्या होता है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण। प्रस्तावना प्रश्न का प्रमुख उद्देश्य क्या है? प्रस्तावना परीक्षण का प्रमुख उद्देश्य है पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना। क्या करना? पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना। देखिए यहां पर क्या करता है अध्यापक? यहां छात्र से 4 या 5 प्रश्न पूछता है। 4 या 5 प्रश्न पूछता है। यदि अध्यापक छात्र से 4 या 5 प्रश्न जो पूछता है, 4 प्रश्न पूछता है तो 4 नंबर का जो प्रश्न होता है वो समस्यात्मक छात्र के लिए प्रश्न होता है। यदि 5 पूछता है तो 5वां जो प्रश्न होता है वह कैसा होता है? समस्यात्मक होता है।
जब छात्र को समस्या आने लगती है 5वें प्रश्न में, तो फिर अध्यापक क्या करता है, उद्देश्य कथन के माध्यम से पाठ को आगे बढ़ाता है। प्रस्तावना प्रश्न होता क्या है? छात्र के पूर्व ज्ञान की जांच करने के लिए जिस प्रकार के प्रश्नों का प्रयोग किया जाता है वह प्रस्तावना प्रश्न होता है। जैसे तो यहां जो प्रश्न होते हैं वह एक दूसरे से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं, और जो पहले प्रश्न का उत्तर होता है वह दूसरा प्रश्न प्रारंभ वहीं से होता है। सामान्य बात, ये प्रश्न स्पष्ट होते हैं, सरल होते हैं, बोधगम्य होते हैं। इन प्रश्नों में क्रमबद्धता होती है। यहां प्रश्न अप्रासंगिक नहीं हो सकते हैं। जिस चैप्टर को हम पढ़ाने वाले हैं, जिस पाठ को पढ़ाने वाले हैं, उससे जुड़े हुए प्रश्न होते हैं। अच्छा, एक प्रश्न दूसरे प्रश्न के उत्तर से, या एक प्रश्न का जो उत्तर है वह उत्तर से दूसरा प्रश्न जुड़ा हुआ होता है, क्रमबद्धता होती है। जैसे कोई भी चैप्टर पढ़ाने वाले हैं, अब उसमें से ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं कि हमारे देश का नाम क्या है? भारत। सामान्य प्रश्न मैंने कहा आपसे, जैसे हमारे देश का नाम क्या है? भारत। अच्छा, फिर दूसरा प्रश्न हो गया, भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली, है ना। दिल्ली कैसा, जैसे राज्य है या केंद्र शासित प्रदेश है, या कैसा देश है, यानी कैसा प्रदेश है? केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक, तो केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? अब छात्रों को मान लो इसका उत्तर नहीं पता कि 7 हैं, कितने हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न हो गया। तो फिर अध्यापक उद्देश्य पतन क्या करेगा? आज हम केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो समस्यात्मक प्रश्न के माध्यम से वहां से अध्यापक समस्यात्मक प्रश्न से अध्यापक क्या करता है? उद्देश्य कथन को कहता है। ध्यान देना, इसके द्वारा छात्र के पूर्व ज्ञान का परीक्षण हो गया कि भाई कि हमारे देश का नाम दिल्ली, जैसे भारत है, भारत की राजधानी कहाँ है? दिल्ली। दिल्ली कौन से, यानी कैसा राज्य है? केंद्र शासित है, तो केंद्र शासित है, यहाँ तक तो बच्चों को ठीक है। लेकिन केंद्र शासित की संख्या पूछी तो ठीक है, अगर संख्या का उत्तर दे दिया तो 7 का नाम पूछ देता है। उन्होंने कहा कि 7 हैं, तो 7 के नाम बताइए, 7 केंद्र शासित नाम बताइए, तो नहीं आता है, फिर समस्यात्मक हो गया। तो 5वां प्रश्न या चौथा प्रश्न जो होता है वह समस्यात्मक होता है। एक दूसरे के प्रश्नों में क्रमबद्धता होती है, एक दूसरे से जुड़े होते हैं, सरल होते हैं, स्पष्ट होते हैं। अब इससे छात्र का ज्ञान का पता लगा कि उसको इस चीज के बारे में नहीं आया, तो अध्यापक आज किसको पढ़ाएगा? केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में पढ़ाएगा। तो कहने का मतलब यह हुआ कि यहाँ जो प्रश्न होते हैं वो इसका उद्देश्य क्या है? पूर्व ज्ञान का परीक्षण करना होता है। ज्ञाता, देखो क्या सूत्र है, शिक्षण सूत्र की बात करें तो ज्ञातात अज्ञातम प्रति, ज्ञान से अज्ञान की ओर शिक्षण सूत्र की सहायता से छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। ज्ञातात का मतलब ज्ञान से, ज्ञातात का मतलब ज्ञान से, अज्ञातात का मतलब अज्ञान के प्रति, ज्ञान से अज्ञान की ओर शिक्षण सूत्र की सहायता से छात्रों के पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। क्या किए जाते हैं? पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। ये प्रश्न सरल व स्पष्ट होने चाहिए। ये प्रश्न कैसे होने चाहिए? सरल व स्पष्ट होने चाहिए। ठीक है, ये प्रश्न, इनकी संख्या की बात करूं तो ये प्रश्न संख्या में 4 या 5 हो सकते हैं। कितने हो सकते हैं? 4 या 5 हो सकते हैं। अंतिम जो प्रश्न होता है समस्यात्मक होना चाहिए। अंतिम प्रश्न कैसा होना चाहिए? समस्यात्मक होना चाहिए। अभी हमने चर्चा कर ली ना, यह पाठ की ओर आगे बढ़ने का एक कदम है। जो समस्या आएगी वो आगे बढ़ने का क्या है? कदम है। यानी अंतिम प्रश्न समस्यात्मक होना चाहिए। यह पाठ की ओर आगे बढ़ने का, पाठ की ओर बढ़ने का या आगे बढ़ने का क्या है? एक कदम होता है। क्यों? जैसे समस्यात्मक प्रश्न आएगा फिर अध्यापक उसको पाठ को आगे की ओर ले जाएगा। यह ध्यान रखने योग्य है कि प्रश्नों में क्रमबद्धता तथा प्रश्न अप्रासंगिक नहीं होने चाहिए। एक ध्यान रखने योग्य बात यह भी है कि ये जो प्रश्न होते हैं ना, इन प्रश्नों में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। और क्रमबद्धता होने के साथ साथ ही जो प्रश्न है वो अप्रासंगिक भी नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रश्नों में क्या होनी चाहिए? क्रमबद्धता होनी चाहिए। प्रश्न कैसे नहीं होने चाहिए? अप्रासंगिक नहीं होने चाहिए। ठीक है, प्रश्न कैसे होने चाहिए? क्रमबद्ध होने चाहिए। प्रश्नों में अप्रासंगिकता नहीं होनी चाहिए। ठीक है, पहला क्वेश्चन कौन सा हो गया? प्रस्तावना कौशल कह सकते हैं, या इसे हम कह सकते हैं प्रस्तावना प्रश्न। दूसरे की बात करें तो दूसरा का नाम है अन्वेषण प्रधान प्रश्न। अनु का मतलब होता है खोजना, अन्वेषण का मतलब होता है खोजना। देखिए
प्रश्न के प्रकार की बात करें तो अन्वेषण प्रधान प्रश्न। दूसरा प्रश्न कौन सा है? अन्वेषण। अनु का मतलब होता है अन्वेषण यानी खोजने वाले प्रश्न। अन्वेषण प्रधान प्रश्न। ज्ञान से, इसका उद्देश्य है ज्ञान से दृढ़ीकरण, ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न कौन सा था? समस्यात्मक प्रश्न। अब हम बात करें समस्यात्मक प्रश्न किसमें होते हैं? प्रस्तावना कौशल में होते हैं। अब हम जिसकी बात कर रहे हैं जिसका नाम क्या? अन्वेषण प्रधान प्रश्न। प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो कौन सा प्रकार हो गया? प्रश्नों के प्रकार की बात करें तो प्रश्न का प्रकार है ज्ञान से दृढ़ीकरण। किसका होता है? अन्वेषण प्रधान का मुख्य उद्देश्य होता है। अन्वेषण प्रधान प्रश्न की बात करें, अन्वेषण, अन्वेषण का मतलब होता है खोज प्रधान प्रश्न, सर्च वाले। एक विद्वान है, आपने पढ़ा होगा, मैक्स वर्दिमर कोहलर-कोफ्का। उन्होंने एक सिद्धांत दिया था जिसका नाम था सूझ का सिद्धांत। सूझ का सिद्धांत, सूझ का मतलब क्या होता है? देखो, उन्होंने दिया, एक उदाहरण दिया कि एक चिंपैंजी जो है उस कमरे के अंदर, एक बॉक्स के अंदर बंद है और एक कमरा है और उस कमरे के ऊपर की तरफ केले लटके हैं और उसके पास में कुछ बक्से पड़े हैं। तो चिंपैंजी क्या करता है कि उन केले को तोड़ने का प्रयास करता है, लेकिन वो प्रयास करता है, पहुंच नहीं पाता है, तो हार करके, थक करके बैठ जाता है। तब उसको बहुत देर तक बैठा रहता है तो उसको सूझ आती है। सूझ का मतलब उसके दिमाग में उबच आती है कि यार हम लोग इनको कैसे प्राप्त कर सकते हैं। तो वह सोचता है मैं कैसे प्राप्त कर सकता हूँ, इसलिए वो क्या करता है, उस बक्से को उठाता है, बक्से को उठा करके उसके ऊपर चढ़ता है, फिर उसको तोड़ने का प्रयास करता है, पकड़ने का तो नहीं पकड़ पाता, फिर एक दूसरे बक्से को उठाता है, उसके दिमाग में अलग अलग खोज आती हैं, फिर दूसरे को भी रखता है, दूसरे को रखने के बाद में वो आसानी से उनको पकड़ लेता है, खा लेता है। तो कहते हैं कि जब व्यक्ति सर्च करता है, सोचता है और सोचने से जब उसको उसका उपाय मिल जाता है, खोज हो जाती है, तो उसको आहा अनुभूति होती है, आनंद की अनुभूति होती है। तो क्या होता है, उसे कहते हैं ज्ञान के, उससे ज्ञान सुदृढ़ होता है। ज्ञान क्या होता है? सुदृढ़। और ज्ञान को सुदृढ़ करने के लिए अन्वेषण प्रधान प्रश्न पूछे जाते हैं। कौन से प्रश्न पूछे जाते हैं? अन्वेषण प्रधान प्रश्न पूछे जाते हैं। अच्छा, देखिए क्या होता है इनका प्रयोग करने के लिए। जो हमने प्रस्तावना प्रश्नों में हमने क्या किया था, प्रस्तावना संबंधित प्रश्न जो पूछे थे और उनमें जो पांचवा प्रश्न या चौथा प्रश्न जो समस्यात्मक प्रश्न आया था, उस समस्यात्मक प्रश्न के समाधान के लिए विकल्प के रूप में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं कि यदि विकल्प दिया जाता है छात्रों को कि अब विकल्प के रूप में आप इसका उत्तर दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं, तो समस्यात्मक प्रश्न के विकल्प के रूप में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। किस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं? अन्वेषण प्रधान प्रश्न पूछे जाते हैं। उसी उत्तर को किसी दूसरे माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है और जो उत्तर अध्यापक को सुनना है, उस उत्तर के प्राप्ति के लिए अध्यापक क्या करता है, यानी किसी दूसरे माध्यम से प्राप्त करने का क्या करता है? प्रयास करता है। ये प्रश्न भी पूर्व ज्ञान पर ही आधारित होते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर भी उनसे संबंधित प्रश्न होते हैं ना, तो ये प्रश्न भी पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, लेकिन ये प्रश्न मूल भाव से दूर नहीं होने चाहिए। जो उनका मूल भाव है उस मूल भाव से क्या नहीं होने चाहिए? दूर नहीं होने चाहिए। बात कर रहे हैं कौन से प्रश्नों की बात करें तो अन्वेषण प्रधान प्रश्न जो होते हैं उनकी फिर मैं रिपीट करता हूं, उसका उद्देश्य क्या है? ज्ञान को दृढ़ करना, ज्ञानस्य दृढ़ीकरणम। समस्यात्मक प्रश्न के विकल्प के रूप में इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, उसी उत्तर को किसी दूसरे माध्यम से प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। ये प्रश्न भी पूर्व ज्ञान पर आधारित होते हैं, लेकिन ये प्रश्न मूल भाव से दूर नहीं होने चाहिए। ऐसे नहीं कि इनका पूर्व वाले प्रश्न से कोई संबंध ही नहीं है। इस तरह के प्रश्नों से छात्रों में चिंतन शक्ति, वो सोचता है, चिंतन करता है, चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति व मनन स्मरण करने की शक्ति का विकास होता है। इस प्रकार के प्रश्न पूछने से छात्रों में क्या होता है? चिंतन शक्ति, कल्पना शक्ति व मनन शक्ति का क्या होता है? विकास होता है। कौन से प्रश्नों से? अन्वेषण प्रधान प्रश्नों से। अच्छा, जब उनको ढूंढने के लिए प्रयास करता है, सोचता है, खोज करता है तो उसकी चिंतन शक्ति का विकास होता है, उसकी कल्पना शक्ति का विकास होता है, मन ही मन में सोचता रहता है तो मनन शक्ति का भी क्या होता है? विकास होता है। इसकी विशेषताओं की बात करें, देखिए यहां प्रश्न ज्ञात से अज्ञात की ओर होते हैं। देखिए पहले प्रश्न कौन सा पूछा जाता है? ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर होते हैं। यहाँ जो प्रश्नों का क्रम है, शिक्षण सूत्र की बात करें तो शिक्षण सूत्रों के आधार पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं
यहाँ प्रश्न ज्ञात से अज्ञात की ओर, सरल से कठिन की ओर होते हैं। कैसे होते हैं? ज्ञात से अज्ञात और सरल से कठिन की ओर होते हैं। ये प्रश्न विषय वस्तु तक पहुंचने के माध्यम होते हैं। इन प्रश्नों का जो मुख्य लक्ष्य है वो ये होता है कि इनके माध्यम से, इन प्रश्नों के माध्यम से विषय वस्तु तक पहुंच सके। किस तक पहुंच जाए? विषय वस्तु तक पहुंचने का ये माध्यम होते हैं। शिक्षक संभावित उत्तर के नहीं मिलने पर अवान्तर प्रश्न भी कर सकता है। अन्य प्रश्न के माध्यम से भी छात्रों को पूछने का अध्यापक क्या करता है? प्रयास करता है। ठीक है, कहने का मतलब यह हुआ कि इस विशेषताओं की बात करें तो यहाँ प्रश्न जो होते हैं ज्ञात से अज्ञात और सरल से कठिन की ओर होते हैं। ये प्रश्न विषय वस्तु तक पहुंचने के माध्यम है, यानी इन प्रश्नों के माध्यम से अध्यापक क्या करता है? जो विषय वस्तु है, जिसको अध्यापक को जो इनको प्रस्तुत करना है, जो पढ़ाना है, उस तक पहुंचने का क्या करता है? प्रयास करता है। शिक्षक संभावित उत्तर के नहीं मिलने पर, शिक्षक को जिस उत्तर की आशा होती है वह नहीं मिल पाता है, तो संभावित उत्तर के नहीं मिलने पर अवान्तर प्रश्न भी कर सकता है। अन्य प्रश्न भी क्या करता है? शिक्षक करता है। शिक्षक संभावित उत्तर के नहीं मिलने पर कौन से प्रश्न करता है? अवान्तर प्रश्न भी कर सकता है। इसी के साथ हम अन्य प्रश्नों की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कौन सा हो गया? अन्वेषण प्रधान प्रश्न। तीसरे प्रश्न की बात करें तो एक होता है श्याम पट्ट प्रश्न। प्रश्न की बात करें तो श्याम पट्ट पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका उद्देश्य क्या है? जिसके उद्देश्य की बात करें तो लेखन कौशल का विकास। इसका उद्देश्य क्या है? लेखन कौशल का विकास करना। देखिए, ये श्याम पट्ट जो होता है ना, शिक्षक का यूं समझिए दाहिना हाथ होता है। अध्यापक का सबसे महत्वपूर्ण जो उपयोगी है, अध्यापक के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण उपयोगी है वह क्या होता है? श्याम पट्ट होता है। इसे अध्यापक का दाहिना अंग कहते हैं। इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके बिना अध्यापक और छात्रों के बीच में जो प्रतिक्रिया होती है वो स्पष्ट नहीं हो पाती है। इसलिए, और दूसरी बात ये कि जब छात्र इसके माध्यम से अध्यापक जब पढ़ाता है तो छात्रों के लेखन कौशल का भी क्या होता है? विकास होता है। अध्यापक जब लिखता है तो छात्र भी उसके द्वारा उसका अनुकरण करते हैं। शुद्ध और अशुद्ध का जो अशुद्धि संशोधन का कार्य, काठिन्य निवारण का कार्य अध्यापक जो करता है वो श्याम पट्ट के द्वारा ही करता है। तो श्याम पट्ट प्रश्न के माध्यम से अध्यापक क्या करता है? उनसे प्रश्न पूछता है। उद्देश्य की बात करें तो उद्देश्य क्या है? लेखन कौशल का विकास करना। क्या है? लेखन कौशल का विकास करना। लेखन का मतलब लिखने के कौशल का क्या होता है? विकास होता है। किसके द्वारा? श्याम पट्ट प्रश्न के द्वारा। श्याम पट्ट के ऊपर पूछे जाने वाले प्रश्नों, यानी यहाँ अध्यापक प्रश्न पूछता है और छात्र क्या करता है? श्याम पट्ट पर उत्तर देता है। तो इससे छात्रों के लेखन कौशल का क्या होता है? विकास होता है। श्याम पट्ट पर लिखे गए प्रश्न स्पष्ट होने चाहिए। एक बात ध्यान रखने योग्य बातें हैं। श्याम पट्ट का जब हम प्रयोग करें तो श्याम पट्ट पे प्रयोग करते समय क्या क्या ध्यान रखने योग्य बातें हैं? श्याम पट्ट पर लिखे गए प्रश्न कैसे होने चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए। इन शब्दों का आकार ऐसा हो कि अंतिम पंक्ति के छात्र भी स्पष्ट देख सके। ऐसे नहीं कि अध्यापक ने बहुत छोटे छोटे लिख दिया, आगे बैठने वाले प्रथम पंक्ति, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पंक्ति में बैठने वाले छात्रों को तो स्पष्ट दिख रहा है, लेकिन पीछे की जो अंतिम पंक्तियों में बैठे जो छात्र होते हैं उनको स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा है। उनको बोध ही नहीं हो रहा है कि अध्यापक ने क्या लिखा है। जो लिखा है वो साफ है, उनको जो स्पष्ट बोध नहीं होता है तो उनको शुद्ध और अशुद्ध का ही पता नहीं लग पाता है। तो कहने का मतलब श्याम पट्ट का प्रयोग करते समय शिक्षक को किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, वो सब भी ध्यान रखने योग्य बातें हैं। एक तो श्याम पट्ट पर जो लिखे गए प्रश्न हैं वो क्या होने चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए। क्या होने चाहिए? स्पष्ट होने चाहिए। इन शब्दों का जो आकार ऐसा हो कि अंतिम पंक्ति तक जो बैठा हुआ छात्र है उसको भी इनका स्पष्ट बोध होना चाहिए, स्पष्ट दिखाई देने चाहिए। ठीक है। दूसरी बात, प्रमुख तथा तथ्यों को दिखाने के लिए अध्यापक अंडरलाइन का प्रयोग करे या रंगीन सुधाखंड, सुधाखंड का मतलब क्या होता है? चौक का प्रयोग करे। एक बात और ध्यान रखने योग्य बात है कि अध्यापक प्रमुख तथ्यों को दिखाने के लिए जो भी इस
श्याम भट्ट पर जिनका प्रयोग कर रहा है, जो प्रयोग कर रहा है, जिनको लिख रहा है, उनको लिखते समय अध्यापक श्याम भट्ट यानी श्याम भट्ट पर अध्यापक लिखते समय जो भी प्रमुख तथ्य हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें हैं, उन सभी महत्वपूर्ण बातों को क्या करें, अंडरलाइन का प्रयोग करें। उनके ऊपर किसका प्रयोग करें, अंडरलाइन का प्रयोग करें, या रंगीन चौक का क्या करें, प्रयोग करें। रंगीन का मतलब रंगीन चौक के यानी सुधाखंड, रंगीन किससे, छात्र दूर बैठे भी छात्र समझ जाए कि यह महत्वपूर्ण तथ्य है। और वो भी अपनी जो पुस्तिका है, कार्य पुस्तिका है, उसमें किसका प्रयोग करें, अंडरलाइन का प्रयोग करें, या मोटा या कुछ इन्वर्टेड कोमा आदि का भी क्या करें, प्रयोग करें। ठीक है। श्याम पट्ट का मार्जनी, श्याम पट्ट पर जो मार्जनी ना, श्याम पट्ट मार्जनी जिसे कहते हैं डस्टर। मार्जनी का मतलब साफ करने वाले, मार्जनी का मतलब होता है साफ करने वाले, जो डस्टर आदि होता है। और डस्टर का कई लोग उल्टा सुल्टा प्रयोग करते हैं ऐसे। अरे भाई, जब उसका ऐसे प्रयोग करेंगे, जैसे मान लो सुधाखंड से लिख रहा है और मार्जनी को ऐसे चला रहा है अध्यापक, तो ऐसे चलाएगा तो उससे जो उड़ने वाली डस्ट है वो तो स्वयं अध्यापक के ऊपर भी गिरेगी और अन्य छात्रों के ऊपर भी गिरेगी। इसलिए अध्यापक को क्या ध्यान रखना चाहिए, अध्यापक को ध्यान रखना चाहिए कि श्याम पट्ट पर मार्जनी का जो प्रयोग होता है सदैव उपरिष्टाधः, उपरिष्टाधः का मतलब ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। ऐसे यहां से पकड़ेगा और ऐसे यहां ला करके छोड़ेगा, ऊपर से नीचे की ओर क्या होना चाहिए, इसका प्रयोग होना चाहिए। किसका, मार्जनी का। मार्जनी का मतलब क्या होता है, डस्टर। जो डस्टर होता है उसका प्रयोग हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए। काठिन्य निवारण व अशुद्धि संशोधन के समय उपयोगी। ये श्याम पट्ट का जो कार्य होता है वो कहाँ पर महत्वपूर्ण है, एक तो हमने पहले भी चर्चा करी है, एक तो काठिन्य, जब अध्यापक काठिन्य निवारण कर रहा हो या अशुद्धि संशोधन का कार्य कर रहा हो। क्योंकि आपको बताया पहले कि जब अध्यापक उद्देश्य कथन कहता है, और उद्देश्य कथन में जब अध्यापक आदर्श वाचन करता है, प्रस्तुतिकरण के समय अध्यापक क्या करता है, उद्देश्य कथन कहता है, उसके बाद में अध्यापक प्रस्तुत करता है यानी विषय उपस्थापन करता है। फिर सबसे पहले अध्यापक क्या करता है, आदर्श वाचन करता है। जब अध्यापक आदर्श वाचन करता है तो फिर छात्र क्या करते हैं, सुनते रहते हैं। फिर उसके बाद में छात्र क्या करते हैं, अनुकरण वाचन करते हैं या अनुवाचन करते हैं। जब छात्र अनुवाचन करते हैं तो अध्यापक क्या करता है, ध्यान से सुनता है कि कौन से छात्र के द्वारा कौन सी गलती हो रही है। अशुद्धियां जो होती है उन अशुद्धियों को अध्यापक श्याम पट्ट के ऊपर लिख लेता है। क्या कर लेता है, श्याम पट्ट के ऊपर लिख लेता है। जब अध्यापक श्याम पट्ट के ऊपर इन सबको लिख लेता है और फिर उनको क्या करता है, अशुद्धियों को संशोधित करता है, और उसके बाद में जो कठिन शब्द आए हुए हैं उनका निवारण करवाता है कि कौन कौन से शब्दों को आपने कैसे किया है, कौन कौन से शब्द इस अनुकरण इस पाठ में कठिन आए हैं। फिर उनको लिखता है, उनको स्पष्ट करता है, संज्ञा सर्वनाम क्रिया आदि उनकी बताता है, उनकी व्याकरण, उनके उपसर्ग, उनकी संधि, उनका समास प्रत्यय आदि के द्वारा उनको व्युत्पत्ति करता है, अलग करते हुए उनको समझाता है। तो अध्यापक सर्वाधिक प्रयोग कहाँ करता है श्याम पट्ट का, एक तो काठिन्य निवारण करते समय और एक अशुद्धि संशोधन के कार्य के समय। दूसरा, जब अध्यापक मूल्यांकन का कार्य करवाता है, मूल्य का अंकन यानी जो पाठ जो चैप्टर अध्यापक ने पूर्ण करवाया है उस पूर्ण कार्य के समापन के बाद क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्य का अंकन किया जाता है कि इसको कितना ज्ञान का अर्जन हुआ या नहीं हुआ। तो मूल्यांकन तथा गृह कार्य के समय भी यह क्या होता है, उपयोगी होता है। और गृह कार्य देते समय भी किसका प्रयोग किया जाता है, श्याम पट्ट का। और श्याम पट्ट प्रश्न यानी श्याम पट्ट जो कौशल है, यहाँ इसके माध्यम से श्याम पट्ट के प्रश्नों का विकास किया जाता है, पूछा जाता है, जिससे छात्र के लेखन कौशल का क्या होता है, विकास होता है। एक बार फिर से रिपीट कर दूं, श्याम पट्ट पर लिखे गए प्रश्न एक तो स्पष्ट होने चाहिए, इन शब्दों का आकार ऐसा हो कि अंतिम पंक्ति के छात्र भी स्पष्ट देख सके। प्रमुख तथ्यों को दिखाने के लिए हमेशा अंडरलाइन का प्रयोग करना चाहिए या रंगीन सुधाखंड यानी चौक का प्रयोग करना चाहिए। श्याम पट्ट पर जो मार्जनी का प्रयोग करते हैं, मिटाने के लिए जो मार्जनी का प्रयोग करते हैं, उस मार्जनी का प्रयोग हमेशा ऊपर से नीचे की ओर होना चाहिए, उपरिष्टात अध्यय होना चाहिए। इस श्याम पट्ट का जो महत्वपूर्ण जो जहां पर इसका प्रयोग होता है, एक तो होता है अशुद्धि संशोधन के समय और एक काठिन्य निवारण के समय, मूल्यांकन के समय और गृह कार्य के समय यह ज्यादा उपयोगी होता है। चलो आगे चलते हैं, आगे के प्रकार के प्रश्नों की बात करें। एक होता है प्रश्नोत्तर कौशल या प्रश्नोत्तर प्रश्न। प्रश्न उत्तर कौशल के माध्यम से प्रश्न पूछना। प्रश्नोत्तर कौशल के माध्यम से जब प्रश्न पूछे जाते हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, अभिव्यक्ति करना।
जब अध्यापक छात्रों से प्रश्न करता है और छात्र उत्तर देते हैं तो छात्रों के इससे क्या होते हैं, विचार अभिव्यक्त होते हैं। प्रश्नोत्तर कौशल का प्रश्नों का प्रमुख उद्देश्य है अभिव्यक्ति करना। अभिव्यक्ति का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। प्रश्नोत्तर कौशल प्रश्न का प्रमुख उद्देश्य है अभिव्यक्त करना। क्या है? अभिव्यक्त करना। क्या है भाई? अभिव्यक्त करना। यानी प्रश्नोत्तर कौशल के माध्यम से अभिव्यक्ति होती है। क्या होती है? अभिव्यक्ति होती है। अभिव्यक्ति का मतलब छात्र अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। छात्रों के मन ने छात्र में आज तक जो ग्रहण किया था, अध्यापक ने बताया और छात्रों ने जो ग्रहण किया था, अब उसको छात्र क्या करें? अभिव्यक्त करें। जो छात्रों ने इनपुट कर रखा था उस इनपुट को अब क्या करेंगे? आउटपुट। इनपुट कैसे भी हो सकता है, सुन करके भी हो सकता है और पढ़ करके भी हो सकता है। तो छात्र उसको क्या करते हैं? या तो बोल करके या लिख करके क्या करेंगे? अभिव्यक्त करेंगे। तो प्रश्नोत्तर यानी एक तो मौखिक प्रकार के प्रश्न होते हैं और एक लिखित प्रकार के होते हैं, है ना। प्रश्नोत्तर की बात करें तो एक तो परीक्षा का जो पैटर्न दो प्रकार का हो गया, तो लिखित हो गया और एक मौखिक हो गया। अगर लिखित होगा तो छात्र भी लिखित उत्तर देंगे और मौखिक होगा तो मौखिक देंगे। ठीक है। तो इनपुट को क्या करना है? आउटपुट करना है। या तो बोल करके आउटपुट करना है या लिख करके आउटपुट करना है। ठीक है। इसका उद्देश्य क्या हो गया? ग्रहण का क्या करते हैं? अभिव्यक्त करते हैं। जो अब तक ग्रहण कर रखा था उसको क्या करेंगे? अभिव्यक्ति। विशेष संबंध सार्थक प्रश्न जो विषय के भावों को स्पष्ट करे। यहाँ पर जो प्रश्न पूछे जाते हैं विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं या विषय को संबंधित जो सार्थक प्रश्न होते हैं जो विषय के भावों को स्पष्ट करने वाले होते हैं, तो आप वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करें, जिससे पाठ का या जो वांछित उद्देश्य है उसकी पूर्ति करें। छात्रों में उस विषय में अभिव्यक्ति देने की क्षमता मिल सके और छात्रों में उस उत्तर को देने की, अभिव्यक्त करने की क्या मिल सके? क्षमता मिल सके। ठीक है। विषय से संबंध, जो भी विषय है उस विषय से संबंधित सार्थक प्रश्न होने चाहिए जो विषय के भावों को क्या कर सके? स्पष्ट कर सके। जो विषय के भावों को स्पष्ट करे तथा वांछित उद्देश्य की पूर्ति करे, छात्रों में उस विषय में अभिव्यक्ति देने की क्षमता मिल सके और छात्रों में उस विषय की अभिव्यक्ति देने की क्या मिल सके? क्षमता मिल सके। भाषा, यहाँ पर जो भाषा होती है छात्रों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। अध्यापक की जो भाषा है प्रश्न करने की कैसी होनी चाहिए? छात्रों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। प्रश्न क्रमबद्ध हो तथा संक्षिप्त भी होने चाहिए। प्रश्न कैसे होने चाहिए? क्रमबद्ध तथा संक्षिप्त होने चाहिए। उद्देश्यों की बात करें तो प्रश्नोत्तर कौशल के माध्यम से, मैं फिर से एक बार कहना चाहूंगा कि प्रश्नोत्तर कौशल के प्रश्नों के माध्यम से छात्रों को अभिव्यक्ति का मौका मिलता है, यानी छात्र अभिव्यक्त करते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त करते हैं। यहाँ पर क्या होता है? विषय से जो संबंधित सार्थक प्रश्न होते हैं जो विषय के भावों को स्पष्ट करें तथा वांछित उद्देश्यों की पूर्ति करें, छात्रों में उस विषय में अभिव्यक्ति देने की क्षमता मिल सके। जिससे छात्रों में क्या होती है? उस विषय को, उस प्रश्न को अभिव्यक्त करने की उसमें क्या मिलती है? क्षमता मिलती है। ऐसे ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए जिससे उसकी वांछित उद्देश्य की पूर्ति हो रही हो और उसमें विभक्त करने की क्षमता भी बढ़ती है। भाषा छात्रों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए। ऐसे भी नहीं कि ऐसे ही कुछ पूछ लिया। भाषा जो छात्रों के स्तर के अनुसार होनी चाहिए, प्रश्न क्रमबद्ध होनी चाहिए तथा संक्षिप्त भी होने चाहिए। ठीक है। प्रश्नोत्तर कौशल। एक होता है पुनर्बदन, प्रवाह कौशल। प्रवाह कौशल को हम कहते हैं पुनर्बदन कौशल भी। जब छात्रों से कुछ गलतियां होती है तो उनको पुनर्बदन दिया जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण चीज है, पुनर्बदन देना। यदि कोई व्यक्ति बार बार गलतियां करता है तो उसको सकारात्मक पुनर्बदन भी दे सकते हैं और यदि नकारात्मक पुनर्बदन भी दे सकते हैं। यानी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए, मोटिवेट करने के लिए, व्यक्तित्व का भी प्रेरित करने के लिए व्यक्ति के लिए या छात्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण क्या होता है? पुनर्बदन होता है। पुनर्बदन से व्यक्ति में निरंतरता आती है। क्या आती है? निरंतरता आती है। निरंतरियम लिखा गया, निरंतरियम, निरंतरियम। क्योंकि इससे छात्र क्या होते हैं? प्रोत्साहित होते हैं, मोटिवेट होते हैं या तो या डिमोटिवेट होते हैं। यदि आपने सकारात्मक पुनर्बलन दिया है तो मोटिवेट होंगे और वो दूसरे दिन तैयारी करके आएंगे और आपको उत्तर देंगे। अगर आपने नेगेटिविटी दिखाई है तो छात्र क्या होगा? हताश होगा, उदास होगा तो वह डिमोटिवेट होगा, मतलब प्रोत्साहित नहीं होगा। वो कहने का मतलब यह है कि प्रवाह कौशल प्रश्न, प्रवाह कौशल प्रश्न होते हैं। एक प्रकार कौन सा है? प्रवाह कौशल। प्रवाह का मतलब होता है निरंतरता बनाए रखना। निरंतरियम, 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 इसका उद्देश्य क्या है? निरंतरियम। प्रवाह कौशल का प्रमुख उद्देश्य क्या है? निरंतरियम। क्या है? निरंतरता बनी रहनी चाहिए। जो उसका जो पाठ का जो
कार्य हो रहा है वो कैसा होना चाहिए, निरंतर होना चाहिए। ठीक है, उद्देश्य की बात करें तो क्या है, निरंतर्यम। इस तरह के प्रश्नों में अध्यापक छात्रों को प्रोत्साहित करता है। यहां ऐसे प्रश्न पूछता है अध्यापक छात्रों से, और छात्रों को प्रश्न पूछ करके यदि उनका आंसर, जो प्रश्न का उत्तर गलत भी है, तो उनको फिर भी प्रोत्साहित किया जाता है कि नहीं भैया अब आप ऐसे कीजिए, ये तो ठीक नहीं है, अब ऐसे ऐसे बताओगे तो और भी ठीक होगा। तो ऐसे उनको प्रोत्साहित करने का एक तरीका होता है। अतः इसे पुनर्बलन कौशल भी कहा जाता है। कौन सा कौशल कहा जाता है भाई, पुनर्बलन कौशल कहा जाता है। मित्रों ध्यान देना थोड़ा सा, ये पुनर्बलन क्या होता है, यानी व्यक्ति को आगे बढ़ाने के लिए छात्र के कार्य को, पाठ के जो उद्देश्य हैं उनको पूरा करने के लिए पुनर्बलन कार्य किया जाता है। अध्यापक क्या करता है, पुनर्बलन का कार्य इसलिए करता है कि छात्र में यदि नकारात्मकता है तो वो दूर हो जाए और सकारात्मक का क्या हो, प्रवेश हो, यानी छात्र क्या हो, प्रोत्साहित होना चाहिए, है ना। बात कर रहे हैं कि इसकी प्रवाह कौशल की, प्रवाह कौशल की बात करूं तो इसका उद्देश्य क्या है, निरंतर्यम। और इस तरह के प्रश्नों में अध्यापक छात्रों को प्रोत्साहित करता है, अतः इसे पुनर्बलन कौशल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुनर्बलन कौशल कहा जाता है। यह पुनर्बलन मौखिक या अमौखिक तथा सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है। वही बात है, ये पुनर्बलन का कार्य है, या तो कैसा हो सकता है, मौखिक हो सकता है या अमौखिक। अमौखिक का मतलब कैसे भी, कि जो पुनर्बलन का कार्य करवाया जाता है वो मौखिक भी हो सकता है या अमौखिक भी हो सकता है, वह सकारात्मक भी हो सकता है या नकारात्मक भी हो सकता है ना। तो प्रवाह कौशल की बात करें तो प्रवाह कौशल का जो मुख्य उद्देश्य वह निरंतरता है। इस तरह के प्रश्नों से अध्यापक छात्रों को प्रोत्साहित करता है, इसे पुनर्बलन कौशल भी कहा जाता है। यहाँ पुनर्बलन मौखिक भी हो सकता है, अमौखिक भी हो सकता है, सकारात्मक भी हो सकता है, नकारात्मक भी हो सकता है। देखिए हमने 5 प्रकार के प्रश्नों की बात की है। पहला प्रश्न हमने पढ़ा प्रस्तावना प्रश्न, जिसमें 5वां प्रश्न या चौथा प्रश्न समस्यात्मक प्रश्न होता है। दूसरा प्रश्न हमने पढ़ा जिसका नाम था अन्वेषण खोज प्रधान प्रश्न या अन्वेषण प्रधान प्रश्न। तो अन्वेषण की बात करते हैं, जो समस्यात्मक प्रश्न आया था प्रस्तावना का, उससे संबंधित प्रश्न होते हैं, यहाँ बच्चे खोज करके प्रश्नों का उत्तर देते हैं। तीसरे प्रश्न की बात करें तो एक प्रश्न हमने पढ़ा श्याम पट्ट प्रश्न, श्याम पट्ट पर पूछे जाने वाले प्रश्नों को क्या कहते हैं, श्याम पट्ट प्रश्न। और एक प्रश्न की हमने चर्चा करी जिसका नाम था प्रश्नोत्तर प्रश्न, यानी प्रश्नोत्तर के माध्यम से छात्रों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और एक है प्रवाह कौशल प्रश्न, यानी उसके कार्य को निरंतरता देने के लिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। मुख्य 5 प्रकार के हमने प्रश्नों की चर्चा करी है। अब हम थोड़ा आगे चलते हैं और हम इसके शिक्षण का जो सार है उस सार के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए अब तक जो पढ़ा था हमने संस्कृत शिक्षण विद्या, और जो हमने अभिरुचि के प्रश्न पढ़े हैं, उसके अलावा हम एक चीज और आपसे कहना चाहते हैं। यह है एक संस्कृत का शिक्षण का सार। संस्कृत का जो टीचिंग आपने करी है, जो शिक्षण का कार्य किया है, उसका मुख्य जो सार है उस सार की बात करें। शिक्षण जो हमने पढ़ा है, एक शिक्षण पढ़ा है व्याकरण, एक पढ़ा है गद्य, एक पढ़ा है पद्य, एक पढ़ा है नाटक, एक पढ़ा है अनुवाद। शिक्षण की बात करें तो शिक्षण कौन कौन सा हो गया, व्याकरण, गद्य, पद्य, नाटक और अनुवाद। इनकी विधियों की भी हमने यही बात करी थी। इनके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो व्याकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है, भाषा का ज्ञान। गद्य का मुख्य उद्देश्य है ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना। पद्य का है रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति। नाटक का उद्देश्य है संस्कार शिक्षण है, और अनुवाद का मुख्य उद्देश्य है द्विभाषा का ज्ञान। देखिए संस्कार शिक्षण, एक बार फिर से मैं कहूं कि संस्कृत का जो शिक्षण किया है, इससे पूर्व वाली कक्षा में हमने ये कार्य किया था। संस्कृत की शिक्षण विधियों के हमने पढ़ा। शिक्षण विधियों में हमने पढ़ा कि शिक्षण विधियां जो होती है वो कितने प्रकार की है, 5 प्रकार की पढ़ी हमने, गद्य, पद्य, है ना, नाटक, अनुवाद और व्याकरण। अच्छा, उनके उद्देश्य भी पढ़े, उनकी श्रेष्ठ विधि भी पढ़ी और उनकी पाठ्य योजना भी पढ़ी। और पाठ्य योजना का मुख्य बिंदु, इसकी बात कर रहा हूं मैं, किसकी, पाठ्य योजना, पाठ्य योजना की, पाठ्य योजना के मुख्य बिंदु। ठीक है, आप समझ रहे हैं ना यहाँ पे, भली बात। एक बार फिर से रिपीट करता हूं, यहाँ बात कर रहे हैं कि इसकी पाठ्य योजना के मुख्य बिंदु की, या श्रेष्ठ विधियों की, यहाँ मुख्य उद्देश्यों की, या शिक्षण सूत्र की। शिक्षण है, मान लो व्याकरण पढ़ रहे हैं, व्याकरण का मुख्य उद्देश्य है भाषा का ज्ञान। गद्य है ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना। पद्य का है रसानुभूति या सौंदर्यानुभूति। नाटक का संस्कार शिक्षण है। अनुवाद का द्विभाषा का ज्ञान है।
अच्छा, अगर शिक्षण विधियों की बात करूं, श्रेष्ठ शिक्षण विधि और शिक्षण विधि की बात करूं तो कौन सी शिक्षण विधि जिसकी बात कर रहे हैं हम लोग, श्रेष्ठ शिक्षण विधि कौन सी है? देखो छोटी सी चीज है लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, यहां से 1-2 प्रश्न पूछ दिए जाते हैं। व्याकरण की श्रेष्ठ शिक्षण विधि की बात करें तो एक है जिसका नाम है आगमन निगमन विधि। व्याकरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है जिसका नाम है आगमन निगमन विधि। अच्छा, गद्य की सर्वश्रेष्ठ शिक्षण विधि है जिसका नाम है उद्बोधन विधि। विधि का नाम क्या है भाई? उद्बोधन विधि। अच्छा, एक है जिसका नाम है पद्य की, जिसका नाम है खंडान्वय विधि। पद्य शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि की बात करें तो क्या नाम है? खंडान्वय विधि। नाटक की सर्वश्रेष्ठ विधि की बात करें तो अभिनय विधि, और एक हमने पढ़ी थी समवाय विधि, वो सभी का सम्मिलित रूप होता है। अच्छा, अनुवाद शिक्षण की जो श्रेष्ठ विधि है द्विभाषा विधि। अच्छा, अब इनकी पाठ योजना की बात करें, किनकी बात करें? पाठ योजना की बात। व्याकरण की पाठ योजना का जो मुख्य सोपान है वो क्या था? प्रस्तुतिकरणम। क्या है? प्रस्तुतिकरणम। गद्य का मुख्य बिंदु है आदर्श वाचन, पद्य का है सस्वर वाचन। अच्छा, नाटक का है अभिनय, और पाठ योजना की बात करें जिसका नाम है साक्षात अनुवाद। क्या नाम है? साक्षात अनुवाद। पाठ योजना की बात करें तो क्या है? साक्षात अनुवाद। देखिए, संस्कृत का जो कार्य किया था हमने, शिक्षण सूत्र की बात कर रहा हूं मैं एक बार फिर से। 5 शिक्षण सूत्र पढ़े हमने। पहला था जिसका नाम है व्याकरण। पहला कौन सा है? व्याकरण। व्याकरण का मुख्य उद्देश्य भाषा का ज्ञान देना। श्रेष्ठ शिक्षण विधि की बात करूं तो आगमन व निगमन विधि है, और पाठ योजना की बात करूं तो मुख्य सोपान इसका प्रस्तुतिकरणम है। ठीक है। दूसरा है गद्य। गद्य का मुख्य उद्देश्य है ग्रहण करना और अभिव्यक्त करना है। अगर श्रेष्ठ विधि की बात करूं तो इस विधि का नाम है उद्बोधन विधि, और पाठ योजना की बात करूं तो प्रमुख सोपान है पाठ योजना का आदर्श वाचन। क्या है? आदर्श वाचन। ठीक है, हम बात करते हैं पद्य की। पद्य का मुख्य बिंदु है, मुख्य उद्देश्य है रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति। रसानुभूति या सौंदर्यानुभूति, रसानुभूति और सौंदर्यानुभूति है। इसकी बात करें श्रेष्ठ विधि की तो पद्य शिक्षण की श्रेष्ठ विधि है जिसका नाम है खंडान्वय विधि। कौन सी विधि है? खंडान्वय विधि। पद्य शिक्षण की सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि है जिसका नाम है खंडान्वय विधि। और यदि पाठ योजना की बात करें तो पाठ योजना में सबसे महत्वपूर्ण सोपान है जिसका नाम है सस्वर वाचन। क्या नाम है? सस्वर वाचन। अब हम बात कर रहे हैं किसकी? बात कर रहे हैं नाटक की। बात किसकी कर रहे हैं? नाटक। नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? संस्कार शिक्षण, यानी व्यक्ति के संस्कृति का शिक्षण करना, संस्कार का शिक्षण करना। ठीक है, नाटक शिक्षण का मुख्य उद्देश्य है संस्कार शिक्षण। श्रेष्ठ विधि की बात करें तो विधि का नाम है अभिनय विधि। अभिनय का मतलब होता है अभिनय करना। रंगमंच पर भी हो सकता है या कक्षा में भी हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है। अभिनय विधि। श्रेष्ठ विधि की बात करें तो अभिनय विधि। अच्छा, अभिनय विधि। पाठ योजना की बात करें तो अभिनय और पाठ योजना भी क्या है? इसका मुख्य सोपान अभिनय सोपान है। ठीक है, अभिनय भी कितने प्रकार के बताए थे? 3 प्रकार के बताए थे। अच्छा, देखिए, एक होता है अनुवाद। अनुवाद की बात करें तो द्विभाषा का ज्ञान। अनुवाद में किसका ज्ञान होता है? उद्देश्य क्या है उसका? द्विभाषा ज्ञान देना। ठीक है, इस विधि की बात करें श्रेष्ठ विधि की तो श्रेष्ठ विधि है द्विभाषा की विधि। और पाठ योजना की बात करें तो इसका नाम है साक्षात अनुवाद। क्या नाम है? साक्षात अनुवाद। इसी के साथ में हमारा जो चैप्टर था जिसको हमने पढ़ा था संस्कृत शिक्षण की विधियां, संस्कृत शिक्षण के सिद्धांत और संस्कृत शिक्षण के अभिरुचि या अध्यापन कौशल से संबंधित जो प्रश्न थे वह समाप्त होता है। इसी के साथ हमारा एक चैप्टर समाप्त होता है। अब आगामी कक्षाएं हैं उनमें हम अधिगम के सिद्धांत यानी अधिगम के सीखने के जो साधन है वो, या संप्रेषण के साधन कहें या पाठ्य पुस्तक कहें, मूल्यांकन कहें, इन सब के बारे में चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।